जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त आकाश पुरोहित एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विजन स्टडी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर किया था अरबी और तुर्की आक्रमण। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग कवर कर चुके थे अरबों का आक्रमण और तुर्कों का भी थोड़ा सा, जैसे कि महमूद गजनबी की अगर हम बात करें तो महमूद गजनबी हम कवर कर चुके थे। साथ ही में सुबुक्तगीन को हम कवर कर चुके थे तुर्क आक्रमण में, और हमने अरबी आक्रमण समाप्त कर दिया था दोस्तों, जो कि सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी भी हमने समाप्त कर दिया था, जो कि मोहम्मद बिन कासिम था। 712 ईस्वी में इसने भारत पर पहला आक्रमण किया था। तो ये जानकारी हम लोग लास्ट क्लास में कवर कर चुके थे। अगर लास्ट क्लास आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाके देखिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि दिल्ली कांस्टेबल और भी काफ़ी सारे एसएससी के एग्जाम होने हैं। उन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। उसके आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, जिससे कि आप लोग देख पाएं। चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए एक छोटे से मोटिवेशनल थॉट के साथ में। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है, जिसने रातों की जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं, सूर्य बनकर ही निकलना है हमको। स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को दोस्तों। तो जैसा कि अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो लास्ट क्लास में हमने महमूद गजनबी को कवर कर लिया था। तो आज की क्लास हम कवर करेंगे दोस्तों, अगले तुर्क आक्रमणकारी जो हुआ था वो था मोहम्मद गौरी। तो आज की क्लास हम पूरा कवर करेंगे, मोहम्मद गौरी को कवर करेंगे आज पूरी क्लास में आज में। और साथ ही में दोस्तों, थोड़ा सा दिल्ली सल्तनत भी आज हम स्टार्ट कर देंगे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना वगैरह ये देख लेंगे किसने किया था, ये अपन लोग इसमें कवर कर लेंगे। अगर दोस्तों मैं बात करूं मोहम्मद गौरी की, तो मोहम्मद गौरी 1700 माफी चाहता हूं दोस्तों, 1173 ईस्वी में गजनी के सिंहासन पर बैठता है। अगर मैं बात करूं तो गजनी के सिंहासन पर बैठता है 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी। और अगर हम इसकी बात करें तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से बैठता है गजनी की गद्दी पर। दोस्तों अगर बात करें हम इसकी, तो सबसे पहला आक्रमण करता है 1175 ईस्वी में। 1175 ईस्वी में पहला आक्रमण करता है दोस्तों, ये भारत पर पहला आक्रमण करता है। और किस क्षेत्र में करता है दोस्तों? मुल्तान क्षेत्र में करता है। मुल्तान क्षेत्र में एक जाति पाई जाती थी दोस्तों, इनको करमादी मुस्लिम कहा जाता था। करमादी मुस्लिम, अगर मैं लिखूं यहाँ पर तो करमादी मुस्लिम कहा जाता था। तो करमादी मुस्लिमों के खिलाफ में यह पहला आक्रमण करता है मुल्तान पर। अगर दोस्तों हम बात करें इसके दूसरे आक्रमण की, तो 1178 ईस्वी में यह दूसरा आक्रमण करता है भारत पर। 1178 ईस्वी में यह दूसरा आक्रमण करता है भारत पर, और यह करता है गुजरात प्रांत पर। अगर हम यहाँ की बात करें दोस्तों गुजरात प्रांत की, तो 1178 ईस्वी में गुजरात प्रांत पर आक्रमण करता है। और उस समय वहां का राजा हुआ करता था भीम सेकंड। अगर हम बात करें दोस्तों भीम सेकंड के बारे में, तो भीम सेकंड वही था जो भीम प्रथम, जो कि महमूद गजनबी के शासनकाल में गुजरात, जब महमूद गजनबी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था, तो उस समय वहां का शासक हुआ करता था भीम प्रथम। और भीम प्रथम महमूद गजनबी के डर से भाग जाता है वहां पर गुजरात को छोड़कर, और महमूद गजनबी गुजरात के सोमनाथ मंदिर को तहस नहस कर देता है। उसी का ही वंशज है भीम सेकंड। और भीम सेकंड अपने पूर्वज के समान अब काम नहीं करता है। भीम सेकंड क्या करता है दोस्तों, इसका मोहम्मद गौरी का डटकर सामना करता है, और मोहम्मद गौरी की इस युद्ध में पराजित होती है। अगर दोस्तों हम यहाँ पर बात करें तो मोहम्मद गौरी की बुरी तरीके से पराजित होती है माउंट आबू पर्वत के नजदीक, यहाँ पर जो राजस्थान पे पड़ता है, अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है दोस्तों। अगर हम बात करें तो वहीं पर ये हराता है इसको बुरी तरीके से भीम सेकंड। अगर हम दोस्तों बात करें वहीं पर अगले युद्ध की इसकी, तो अगला युद्ध इसका जो होता है 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध का होता है। अगर हम बात करें इसकी, तो तराइन का फर्स्ट युद्ध। अगर हम बात करें अगले युद्ध की इसकी, अगले आक्रमण की, तो 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। क्योंकि अगर दोस्तों हम बात करें जिस समय ये गौरी 1175 और 1178 ईस्वी में मुल्तान और गुजरात के शासकों पर हमला करने में व्यस्त था, उसी समय पर कन्नौज पर बैठता है चौहान वंश का एक 14 वर्ष का बालक, जिसका नाम पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान था, जो कन्नौज की गद्दी पर बैठता है दोस्तों।
अगर हम पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात करें तो पृथ्वीराज चौहान वही दोस्तों हैं जो बुंदेलखंड के छतरपुर क्षेत्र में आने वाले चंदेल राजाओं के ऊपर आक्रमण करता है। और चंदेल राजाओं के दो महत्वपूर्ण सेनापति हुआ करते थे, आला और उदल, जिनको मार गिराता है कौन दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान, जिनकी मृत्यु हो जाती है आला और उदल की, और जो कि अभी लोकगीतों में आप लोग अक्सर सुना करते होंगे आला और उदल को। चलिए दोस्तों थोड़ा सा आते हैं इस तरफ, अपना रुख करेंगे पृथ्वीराज चौहान की तरफ। अगर हम पृथ्वीराज चौहान की बात करें दोस्तों तो 14 वर्ष की उम्र में कन्नौज के शासन पर बैठता है। अगर पृथ्वीराज चौहान महाराणा प्रताप का ही वंशज हैं पृथ्वीराज चौहान। महाराणा प्रताप की अगर हम बात करें तो पृथ्वीराज चौहान जो वंशज है वो महाराणा प्रताप के ही वंशज हैं, इसी वंश से हुआ करते थे। अगर हम वहीं पर बात करें दोस्तों 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान के साथ में क्यों लड़ना पड़ा? अब दोस्तों चूंकि क्या हुआ करता था पहले कि अपने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए अलग अलग राजा युद्ध किया करते थे। अगर हम दोस्तों बात करें तो तवर हिंद, जो कि अभी फिलहाल में अगर बात करें जिसको भटिंडा कहा जाता है, तवर हिंद भटिंडा को लेकर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान में आपस में बढ़त हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में 11 ईस्वी का प्रथम युद्ध होता है भटिंडा को लेकर कि भटिंडा पर राज्य हम करेंगे। और चूंकि मोहम्मद गौरी कहता है कि भटिंडा पर राज्य हम करेंगे, इसके तहत भड़स हो जाती है दोनों में, मोहम्मद गौरी में और पृथ्वीराज चौहान में। तो तराइन का प्रथम युद्ध होता है और तराइन के प्रथम युद्ध में बुरी तरीके से पराजित होता है मोहम्मद गौरी बुरी तरीके से तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित होता है। अगर दोस्तों हम बात करें 1191 और 1192 ईस्वी में फिर दोबारा से आक्रमण करता है दोस्तों कौन? मोहम्मद गौरी। अगर हम बात करें थोड़ा सा हम समझेंगे 1192 की तराइन के द्वितीय युद्ध की अगर हम बात करते हैं 1192 ईस्वी के सेकंड युद्ध, तराइन का सेकंड युद्ध। अगर हम बात करें दोस्तों इसके बारे में तो क्या हुआ 1191 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी बुरी तरीके से पराजित होता है, उसके बाद कुछ समय के लिए पृथ्वीराज चौहान इसको बंधक बना लेते हैं, लेकिन बाद में मोहम्मद गौरी को वापस छोड़ देते हैं। मोहम्मद गौरी वापस गजनी चला जाता है और वापस से आक्रमण करने की यह सोचता भी नहीं है। लेकिन क्या होता है पृथ्वीराज चौहान के बारे में थोड़ा सा रुख करेंगे दोस्तों हम लोग। पृथ्वीराज चौहान जो कि चंदावर एक क्षेत्र पड़ता है दोस्तों यूपी क्षेत्र में, वहां का राजा हुआ करता था राजा जयचंद। और पृथ्वीराज चौहान जो कि की पुत्री हुआ करती थी जिसका नाम था संयोगिता। पृथ्वीराज चौहान संयोगिता के साथ प्रेम कर बैठते हैं और प्रेम के में क्या होता है दोस्तों को जयचंद से बोलते हैं कि मैं आपकी बेटी से प्रेम करता हूं। इस प्रेम बंधन के खिलाफ हो जाते हैं जयचंद और राजा जयचंद बोलते हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी आपके साथ नहीं करूंगा। क्योंकि इस बात से खुश नहीं होता है पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को वहां से भगा कर ले आता है और जबरदस्ती शादी कर लेता है संयोगिता के साथ में। इस बात से बहुत ज्यादा रुष्ट हो जाते हैं राजा जयचंद और राजा जयचंद रुष्ट होने के कारण मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करते हैं। मोहम्मद गौरी एक बार फिर से 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध के लिए तैयार हो जाता है और लगभग 10,000 घुड़सवारों को लेकर ये वहां से गजनी से चलता है तुर्की घोड़ों के साथ में। दोस्तों अगर हम बात करें चूंकि राजा जयचंद के कहने पर ये आया था और तराइन का द्वितीय युद्ध होता है उस समय। और फिर 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान अपने विवाह के उल्लास में थे और ये युद्ध की नीतियां नहीं बना पाए, जिसके कारण क्या होता है पृथ्वीराज चौहान की बुरी तरीके से पराजित होती है। पृथ्वीराज चौहान बुरी तरीके से पराजित होते हैं और उसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करें तो 1192 ईस्वी का तराइन का द्वितीय युद्ध ही इतिहास को, पूरे भारत के इतिहास को बदल देता है। क्योंकि इसी युद्ध से भारत में मुस्लिम की नींव पड़ जाती है भारत में, इसी युद्ध के बाद से। अगर हम दोस्तों बात करते हैं 1192 में जब पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाती है तो 1191 और 1192 की तराइन के दोनों युद्धों की जानकारी जो अभी तक मैंने आपको दी वो इतिहासकार मिनिहाज के द्वारा पता चलती है। अगर हम दोस्तों बात करें इतिहासकार मिनिहाज के द्वारा पता चलती है। क्या होता है 1192 द्वितीय युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं तो कुछ समय पश्चात मोहम्मद गौरी इनकी भारत में ही मृत्यु कर देता है, मृत्यु दंड देकर इनकी मृत्यु कर देता है। अगर दोस्तों बात करें
ये जानकारी हमको इतिहासकार मिन्हाज के द्वारा पता चलती है। क्योंकि अगर हम बात करें, पृथ्वीराज चौहान का ही एक दरबारी हुआ करता था, दरबारी लेखक, जिसका नाम था चंद्रबरदाई। अगर हम चंद्रबरदाई के बारे में बात करें दोस्तों, चंद्रबरदाई ने एक कहानी अपनी एक लिखी है, कहानी लिखी है दोस्तों। तो उस कहानी के अनुसार अगर हम दोस्तों बात करें तो पृथ्वीराज रासो इन्होंने कहानी लिखी है दोस्तों। तो उस कहानी से हमें जानकारी प्राप्त ये होती है कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी अपने साथ गजनी ले जाता है, और गजनी ले जाने के बाद में मोहम्मद गौरी जो कि कला का प्रदर्शन करने, मतलब इनकी आंखें निकलवा देता है सबसे पहले तो वहां ले जाके गजनी में। और उसके बाद में क्या होता है, मोहम्मद गौरी जो था, राजा महाराजा अपने जो दोस्तों अगर सीधे शब्दों में बोलें तो टाइम पास के लिए उस समय पे यूज किया करते थे कलाएं, कुछ भी कला, जैसे कि युद्ध छिड़वाना, गाय को आपस में लड़वाना, मतलब किसी भी जानवरों को आपस में लड़वाना, कोई भी काम करते थे ऐसे। उसी समय पे क्या होता है कि चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के साथ में रहता है। तो पृथ्वीराज चौहान जब वहाँ गजनी के दरबार में रहते हैं, तो उसी समय चंद्रबरदाई मोहम्मद गौरी के सामने खड़ा होता है और कहता है कि पृथ्वीराज चौहान की आपने आंखें जरूर निकलवा दी हैं, लेकिन इनके पास एक ऐसा टैलेंट छुपा हुआ है कि ये बिना आंखों के भी तीर चला सकते हैं, और तीर सही निशाने पर जाकर लगेगा। अगर दोस्तों बात करें तो इतना सुनकर मोहम्मद गौरी कहता है अगर ऐसा है तो पृथ्वीराज चौहान को रिहा किया जाए और उनको सामने लाया जाए, और ये अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इतना सुनकर चंद्रबरदाई बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, और चंद्रबरदाई फिर पृथ्वीराज चौहान के सामने एक कविता बोलता है, जैसा कि आप सभी लोगों ने सुनी होगी वो कविता। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ ऊपर सुल्तान है, चूको मत चौहान। इतना कहता है चंद्रबरदाई, और पृथ्वीराज चौहान अपना यहाँ से तीर छोड़ते हैं और सीधे जाके मोहम्मद गौरी में वो तीर लगता है। मोहम्मद गौरी की वहीं पर मृत्यु हो जाती है, और फिर पृथ्वीराज चौहान को जो मोहम्मद गौरी के जो सेनापति थे वो मार डालते हैं वहीं पर, और चंद्रबरदाई को। तो ये कहानी मिलती है दोस्तों हमको पृथ्वीराज रासो से। लेकिन चूंकि हमारे इतिहास में अगर हम दोस्तों बात करें तो इतिहासकार मिन्हाज को अधिकतर माना जाता है, क्योंकि इस कहानी को हम लोग श्रेष्ठता नहीं देते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों इतिहासकार मिन्हाज के बारे में, तो ये जब पृथ्वीराज चौहान को मृत्यु दंड देकर वापस गजनी चला जाता है, दोस्तों 1194 ईस्वी में वापस दोबारा से भारत आता है। 1194 ईस्वी में यह दोस्तों चंदावर पर हमला करता है। क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें तो ये चंदावर पर हमला करता है, जहां का राजा जयचंद हुआ करता था। अगर हम इस युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त करें दोस्तों, तो इस युद्ध से ये होता है कि जब राजा जयचंद मोहम्मद गौरी को तो बुलाता तो है आक्रमण करने के लिए पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ में, लेकिन क्या होता है, मोहम्मद गौरी की मदद नहीं करता है राजा जयचंद। क्यों नहीं करता है दोस्तों, क्योंकि बाद में क्या होता है कि एक बार तो गुस्से में जब उसने बुला लिया उस मोहम्मद गौरी को, लेकिन क्या होता है दोस्तों कि बाद में जब उसने ठंडे दिमाग से सोचा तो उसका ये निष्कर्ष निकला कि ये तो हमारी बेटी है और हम अपने बेटी के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। जिसमें क्या होता है, मोहम्मद गौरी का साथ नहीं देता है राजा जयचंद, और इस बात से बहुत ज्यादा रुष्ट हो जाता है मोहम्मद गौरी। 1194 ईस्वी में चंदावर पर हमला करता है राजा जयचंद के खिलाफ। इस युद्ध में राजा जयचंद को पूरी तरीके से पराजित करता है। मोहम्मद गौरी राजा जयचंद को पूरी तरीके से पराजित करता है। तो 1194 ईस्वी में राजा जयचंद पराजित होता है दोस्तों। अगर हम बात करें वहीं पर मोहम्मद गौरी के आखिरी हमले की, तो 1206 और 1205 और 1206 ईस्वी के लगभग ये आखिरी हमला करता है भारत पर आखिरी हमला। अगर वहीं पर दोस्तों हम बात करें तो ये आखिरी हमला 1205-1206 ईस्वी में खोखरों के खिलाफ करता है दोस्तों। खोखरों पर ये बुरी तरीके से मारकाट करता है, क्योंकि अगर दोस्तों हम बात करें मोहम्मद गौरी के बारे में, तो 1206 ईस्वी में इसने आखिरी हमला किया खोखरों के खिलाफ, और ये जब वापस जा रहा होता है तो सिंध प्रांत में ये नमाज अता करते समय इसकी एक खोखर जाके पीछे से गर्दन काट देता है, और वहां पर मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है। जैसे ही 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है, क्योंकि अगर दोस्तों हम बात करें तो जब इसने भारत पर जितने भी यहाँ पर लिख देता हूं मैं मृत्यु, भारत पर जितने भी आक्रमण किए, तो जितने भी प्रांत जीते थे, तो वो दोस्तों इसके 3 गुलाम हुआ करते थे, 3 प्रमुख गुलाम हुआ करते थे। अगर हम बात करें इसकी, तो एक हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन यालदोज और नासरुद्दीन कुबाचा। ये 3 गुलाम हुआ करते थे। ये तीनों गुलाम को जितने भी क्षेत्र जीते थे इसने भारत में आकर, उनको सौंप देता है
और अपना वापस गजनी चला जाता था हर बार। लेकिन अगर दोस्तों हम बात करें तो 1206 ईस्वी में इसकी आकस्मिक मृत्यु होने के कारण अपने किसी भी गुलाम को यह गुलाम की पदवी से मुक्त नहीं कर पाया था और इसके सभी गुलाम उन प्रांतों पर राज्य कर रहे थे जो इसने जीते थे। अगर चूंकि हम बात करें दोस्तों, विदेश करता हूँ थोड़ा सा, आप लोग लिख सकते हैं, मतलब वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं धीरे धीरे, है ना, और बाकी आप साथ में ही लिख सकते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। वहाँ भी जाता हूँ दोस्तों, ये बोर्ड थोड़ा आ रहा था नीचे। चलिए समझते हैं थोड़ा सा। अगर हम बात करें दोस्तों तो एक हुआ करता था इसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा इसका गुलाम हुआ करता था दोस्तों नासरुद्दीन कुबाचा। अगर हम तीसरे गुलाम की बात करें दोस्तों तो वो हुआ करता था ताजुद्दीन याल्दोज। ये इसके तीन प्रमुख गुलाम हुआ करते थे दोस्तों मोहम्मद गौरी के। अगर हम बात करें दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर प्रांत को संभाल रहा था और नासरुद्दीन कुबाचा की अगर दोस्तों हम बात करें तो ये सिंध और मुल्तान पर शासन कर रहा था। और अगर हम वहीं पर बात करते हैं ताजुद्दीन याल्दोज की, तो ताजुद्दीन याल्दोज उस समय पर गजनी का शासक संभाल रहा था, क्योंकि मोहम्मद गौरी भारत आया हुआ था तो उस समय पर ताजुद्दीन याल्दोज गजनी का शासन संभाल रहा था। अगर हम बात करें दोस्तों तो इसका एक और गुलाम था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। अगर हम बात करते हैं, इसका एक और गुलाम हुआ करता था जिसका नाम था दोस्तों बख्तियार खिलजी। अगर हम बात करते हैं दोस्तों बख्तियार खिलजी के बारे में, तो बख्तियार खिलजी ही वो शासक या वो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का जिसने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। बख्तियार खिलजी के द्वारा ही नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था दोस्तों। अगर वहीं पर हम बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही दिल्ली सल्तनत का श्रेय जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का श्रेय जाता है। इन दो गुलामों के बारे में जब हम दिल्ली सल्तनत कवर करेंगे दोस्तों तो उसमें हम पढ़ेंगे नासरुद्दीन कुबाजा और ताजुद्दीन याल्दोज का क्या रोल रहा था उस समय पर। अगर हम बात करें दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का श्रेय जाता है। तो अगला जो हम जो अगला शासक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन थोड़ा सा उससे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। अगर मोहम्मद गौरी की हम दोस्तों बात करते हैं तो इसने भारत में कुछ सिक्के भी चलवाए थे, जिन सिक्कों पर एक तरफ लिखा हुआ था शिव जी का बैल बना हुआ था और वहीं पर लिखा हुआ था पृथ्वीराज, और दूसरी तरफ उसी सिक्के पर लिखा हुआ था मोहम्मद बिन शाम, तुर्की घोड़े के साथ में लिखा हुआ था मोहम्मद बिन शाम। ये लिखा हुआ था दोस्तों इसके सिक्कों पर। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक और दिल्ली सल्तनत के बारे में। चलिए तो अब ये इरेज करता हूं मैं। अब नेक्स्ट लिखते हैं अपन लोग, थोड़ा सा दोस्तों समझते हैं दिल्ली सल्तनत। चूंकि दोस्तों अगर मैं बात करूं तो दिल्ली सल्तनत का श्रेय जाता है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का श्रेय जाता है, क्योंकि अगर दोस्तों बात करूं तो कुतुबुद्दीन ऐबक उस समय लाहौर का शासन संभाल रहा था 1206 ईस्वी में, जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के समय पर ये लाहौर का शासन संभाल रहा था। लेकिन दोस्तों अगर बात करें तो दिल्ली की जनता के कहने पर ये दिल्ली आता है और दिल्ली में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत उदार और दानी था, जिसकी बदले दिल्ली की जनता इसको बुलाती है अपने यहाँ पर शासन करने के लिए। और दिल्ली की जनता के कहने पर ये वापस वहाँ दिल्ली आता है और दिल्ली में दिल्ली सल्तनत राज्य की स्थापना करता है। और वहां पर सबसे पहले जिस वंश की यह स्थापना करता है उस वंश का नाम है दोस्तों गुलाम वंश। तो अगला वंश जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो पढ़ने वाले हैं गुलाम वंश। और गुलाम वंश में हम पढ़ेंगे दोस्तों कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में थोड़ा सा भी जान लेते हैं। इसने 1206 ईस्वी में स्थापना की थी गुलाम वंश की दोस्तों, और 1206 ईस्वी में ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना का श्रेय जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगर दोस्तों हम दूसरी बात करें तो 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है।
थोड़ा सा ऊपर ऊपर समझ लेंगे, फिर अंदर से मैं आपको पूरा डिटेल में नेक्स्ट सेशन लाऊंगा जो उसमें बताऊंगा। इसकी मृत्यु हो जाती है, कुतुबुद्दीन ऐबक की 1206 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। अगर दोस्तों हम बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक में दिल्ली सल्तनत में ही हम काफ़ी सारे राजाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। यहाँ पर जो जो सुल्तान हुए उन सुल्तानों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों राजा कह दिया, सुल्तान मतलब क्योंकि वहां पर सुल्तान की पदवी से बैठा करते थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में थोड़ी सी ये जानकारी मैंने अभी बता दी कि इसने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद में इसका बेटा बैठता है आराम शाह, थोड़े से कुछ समय के लिए। फिर इसका दामाद आ जाता है जिसका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद में इसकी दामाद की जो दामाद का लड़का हुआ करता था बैराम शाह, वो आ जाता है। फिर उसके बाद में उसकी बेटी रजिया सुल्तान आ जाती है। तो रजिया सुल्तान के बाद में फिर धीरे धीरे नासरुद्दीन भी बैठता है, और उसके बाद में आखिरी में बलबन, फिर शमसुद्दीन क्यूमर्स आखिरी शासक हुआ करता था दोस्तों, जो कैकुबाद था वो आखिरी शासक दिल्ली सल्तनत का। अगर हम दोस्तों बात करें गुलाम वंश की तो 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश चला था। तो दोस्तों ये जानकारी थोड़ी सी मैंने आपको दिल्ली सल्तनत की दी थी, और मोहम्मद गौरी आज चूंकि अपन लोग कवर कर चुके हैं पूरा सा। दोस्तों आशा करता हूँ आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं अगर कोई भी चीज़ छोड़ी तो नहीं है, मैंने एक भी पॉइंट भी आप लोगों के लिए नहीं छोड़ा है। अगर कोई सा भी पॉइंट छूट गया है तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हो। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा है। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।